तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 जुलाई और 17 जुलाई के एसएससी सीजीएल का सभी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में वो देखेंगे कि सभी शिफ्टों में आपके जीके जीएस से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आने वाले स्टूडेंटों को भी कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन आपका 100% रियल है और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर भी जाइएगा, अमन प्रयास जीके जीएस। ठीक है, अमन प्रयास जीके जीएस लिखिएगा तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन होने का। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था कि हेमिस जो महोत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो हेमिस जो महोत्सव है वो दोस्तों आपका मनाया जाता है लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। हेमिस महोत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह में से एक है। इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहन कर नृत्य गायन करता है। अगला है कि भारतीय संविधान का भाग 9 है जो कि किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है सहकारी समिति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका सहकारी समिति हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तथा भाग 9 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस्ताद असद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद जो असद अली खां है वो आपका रुद्र बीना संगीत वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक हैं। तो रुद्र बीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2008 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका औद्योगिकीकरण था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक आपका ये चला था। ठीक है, तो 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा है जो कि दोस्तों किस समाज के द्वारा दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का आदर्श वाक्य था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एकमात्र सच्चा धर्म जिसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है वो प्राचीन वैदिक धर्म है। उन्होंने लैंगिक समानता के महत्व पर भी जोर है जो कि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर दोस्तों आपका ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है जो कि आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह देखा कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर अपराधियों को न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि वर्ष 2020 में राचेल हैंटोफिलिट अवार्ड की खिलाड़ी ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने वर्ष 2020 में राचेल हैंटोफिलिट अवार्ड आपका अपने नाम किया है। वहीं पर 2021 की बात करेंगे तो भारत की स्मृति मंदाना और 2022 की बात करेंगे तो इंग्लैंड की नेट स्कीवर ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ किस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PM-DIVAN भी कहते हैं, योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना का बजट आपका इस योजना का जो घोषणा है बजट 2022-23 में किया गया था। नेक्स्ट है कि बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहां पर मनाया जाता है। तो ये एक वार्षिक संगीत समारोह है जो कि 2 दिनों के लिए विशेष रूप से मुंबई महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स में मनाया जाता है। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। तो राजा राम मोहन राय आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत है जो कि किसने किया था। तो ये आपका लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वें आवर्त समूह के किस तत्व में द्रव्यमान 37 और 35 के 2 समस्थानिक हैं जिनमें प्राकृतिक प्रचुरता 75% और 25% है। तो क्लोरीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घर मकान जमीन है जो कि किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपका पूंजीगत लाभ का उदाहरण है, यानी कि कैपिटल गेन का।
अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस सामाजिक सुधार कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? तो बंगाल सती विनियमन, ठीक है, बंगाल सती विनियमन 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला प्रमुख सामाजिक सुधार कानून था, जो कि बैंटिंग के द्वारा लाए गए सुधारों का ही एक हिस्सा था। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका जैक फ्रूट यानी कि कटहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग है खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे कि कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य परीक्षण फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अपना दूध है जो कि बच्चे को पिलाता है? तो ऑल मैमल्स यानी कि सभी स्तनधारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दोस्तों आपका गौर दिया गया था, जिसको राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें भारतीय गौर का, जिसे कि बॉस गौरस के नाम से जाना जाता है। जंगली बैलों का एक समूह है जिसमें बाइसन, असली मवेशी, अफ्रीकी भैंस, एशियाई भैंस भी शामिल है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका बाघ जानवर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण है जो कि किसने प्रदान किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि 1956 में भौतिकी में नोबेल प्राइज का पुरस्कार है जो कि किस खोज के लिए दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की उनकी खोज के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? तो ब्रैडफोर्ड शॉकले को, जॉन बार्डिन को, वाल्टर हाउस बेटन को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि IARI का हेड क्वार्टर है जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, जिसे आमतौर पर पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र है जो कि बजाती है? तो अनुष्का शंकर, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका सितार वादक हो जाएगा, ठीक है। अनुष्का शंकर की बात करेंगे तो अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। इसके अलावा वो पंडित रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स की बात करेंगे तो आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है। तो भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन था वो दोस्तों आपका था कि वाद योग नहीं है, ठीक है। तब आपका मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे अपील कर सकते हैं, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य का आपका हनन होता है तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में इसका वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओलंपिक के प्रत्येक लोगों में कितने गोले या छल्ले होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका ओलंपिक के दोस्तों ये आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपका ये होल है यानी कि छिद्र है। तो एक दोस्तों आपका ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 प्रकार का दोस्तों आपका क्या होता है? छिद्र या होल या रिंग होता है, ठीक है। जो कि दोस्तों 5 प्रमुख महाद्वीपों जैसे कि एशिया को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, ओशनिया को, यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? तो दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे यूरोप को नीला वाला दर्शाता है। जो नीला वाला है वो दोस्तों किससे दर्शाएगा? तो ये दोस्तों आपका यूरोप को दर्शाता है। जो पीला वाला है वो दोस्तों किससे दर्शाएगा? तो ये दोस्तों आपका किसे दर्शाएगा? तो एशिया को दर्शाएगा। ये जो अफ्रीका वाला है काला वाला है ये किसको दर्शाता है? तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका को दर्शाता है, ठीक है। अफ्रीका को क्यों दर्शाता है? क्योंकि अफ्रीका जो है वो आपका काला रंग इसलिए क्योंकि अफ्रीका काफ़ी पिछड़ा और गरीब राज्य मतलब देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया को कौन सा कलर दिखाता है? तो हरा वाला आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया को दिखाता है। इसके अलावा लाल वाला किसको दिखाता है? तो लाल वाला दोस्तों आपका अमेरिका को दिखाता है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा, अगले स्टेप में हो सके तो पूछ ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले विश्व में सबसे पहले जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? एथेंस में, जो कि ग्रीस का राजधानी था। कब हुआ था? 1896 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आवर्त सारणी के ग्रुप ए में कौन सा तत्व नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था उसका अनुमान तो अभी तक लग नहीं सका है, लेकिन आवर्त सारणी के ग्रुप एक में कौन कौन सा तत्व आता है? तो वो तत्व है आपका पहला लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, आपका है रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम, ठीक है। ये जो आपके तो तत्व हैं 1 2 3 4 5
6, 7 ये दोस्तों सभी तत्व आपका ग्रुप 1 में आते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया था, एक ऑप्शन आपका ग्रुप 1 के बाहर वाला तत्व दिया गया था, वही आपका क्या था, तो राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया था कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था, ठीक है, उसमें भारत है जो कि किस पोजीशन पर आपका खत्म किया था। तो भारत ने आपका 24वां स्थान पर खत्म किया था। हमने आपको बताया था कि भारत ने 5 स्वर्ण जीता था, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता था। लेकिन फर्स्ट के वीडियो में हमने आपको ये नहीं बताया था कि भारत कौन से स्थान पर रहा था। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर आपका रहा था। ठीक है, तो भारत जान लीजिए कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका 24वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर बात करेंगे तो दोस्तों आपका कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पे आपका चीन रहा है। सेकेंड स्थान पे कौन रहा है, तो सेकेंड स्थान पे दोस्तों आपका ब्रिटेन रहा है। थर्ड स्थान पर कौन रहा है, तो दोस्तों आपका अमेरिका आपका थर्ड पे रहा है। फिफ्थ पे कौन रहा है, तो फिफ्थ पे दोस्तों आपका रूस रहा है। और सॉरी फोर्थ पे आपका रूस रहा है और फिफ्थ पे दोस्तों आपका कौन रहा है, तो नीदरलैंड रहा है। ठीक है, तो ये पांचों टॉप 5 और भारत का याद रख लीजिएगा। भारत 24वां स्थान पर आपका जो खेल आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का आपका खत्म किया था। पैरा ओलंपिक 2020 वाला हुआ कहाँ था, जैसा कि नाम में आपको लग रहा होगा टोक्यो। टोक्यो राजधानी कहाँ का है, तो आपका जापान का है। ठीक है, इसका जो आपका मॉस्किटो या इसका जो शुभंकर था वो दोस्तों आपका सोमाइटी था। इसको भी आप लोग याद है जो कि रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण है आपका किस देश ने जीता था, तो चीन ने जीता था। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद है जो कि यह प्रावधान करता है कि जो भारत का जो संसद है वो आपका द्विसदनात्मक होगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संसद की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर दोस्तों आपका बैठता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन बैठता है, तो दोस्तों आपका प्रेसिडेंट बैठता है जो कि आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बैठता है, इसका 2 सदन होता है संसद का कितना सदन होता है, तो 2 सदन होता है। कौन कौन सा सदन होता है, तो एक दोस्तों आपका लोकसभा होता है और दूसरा दोस्तों आपका राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा होता है वो दोस्तों आपका उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो दोस्तों आपका निम्न सदन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। जो राज्यसभा है वो दोस्तों कभी भी विघटित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो विघटित नहीं होता है। और लोकसभा है जो कि विघटित आपका होता है, कब होता है, हर 5 साल पर आपका ये लोकसभा जो कि विघटित होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 545 आपका वर्तमान में लोकसभा में संख्या है सदस्यों का और राज्यसभा में आपका 245 है। ठीक है, इस तरह करके आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि होसगिरी जो नृत्य थे आपका किस राज्य से संबंधित है। तो होसगिरी जो नृत्य आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका त्रिपुरा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोग के द्वारा किया जाता है। ये खासकर महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा ये होसगिरी नृत्य जो कि प्रतिपादित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्यों की। तो वृत्ता नृत्य आपका एक पश्चिम बंगाल का है, पुरुलिया छऊ है, संथाली है, मुंडारी है, बाउली है। ये सभी जो नृत्य है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, जोली आंग, इसके बाद न सुई रोलियन, इसके अलावा गेथी गालियम, ये सभी जो है वो दोस्तों आपका क्या है, तो नागालैंड का राइट आंसर हो जाएगा। असम की बात करेंगे तो असम में आपका बिहू हो जाता है। बिहू के बाद दोस्तों आपका बिछुआ हो जाता है। बिछुआ के बाद दोस्तों आपका नट पूजा हो जाता है। नट पूजा के बाद महाराष्ट्र के बाद कली गोपाल के बाद बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये सभी जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है ये दोस्तों आपका असम का लोक नृत्य हो जाता है। एक क्वेश्चन और नृत्य से पूछा गया था कुंभी जो डांस है कौन से राज्य में किया जाता है। तो कुंभी जो डांस है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुंभी से रिलेटेड दोस्तों कुछ आपके डांस है, जैसे कि कुणबी एक हो गया। कुणबी कहाँ पर किया जाएगा, तो दोस्तों आपका गोवा में किया जाता है। गोवा में एक कुमनी समुदाय का आदिवासी का लोक नृत्य है जो कि सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। इसके अलावा इससे जो मिलता जुलता एक नाम है आपका कुम्मी। कुम्मी कहाँ पर किया जाता है, तो केरल तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। लेकिन कुंभी आपका आया था जो कि आपका आंध्र प्रदेश का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 का डी है किस वाद्य के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 16 का खंड 4 है वो दोस्तों आपका है क्या, तो ये प्रदान करता है कि राज्य सरकारी क्षेत्रों में पदों के आरक्षण या नागरिकों के पीछे वर्गों के पक्ष में नौकरियों के लिए कानून बना सकता है जिनका राज्य के विचार में राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता है। ये दोस्तों आपका इंदिरा शाहीवाद 1992 के बाद जो कि अनुच्छेद 16 में डी खंड जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये दिया गया होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि
CH5, ठीक है, CH5 2CO है जो कि आपका किसका सूत्र है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका बेंजोफेनोन, ठीक है, बेंजोफेनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेंजोफेनोन का क्या है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके अलावा आपका बेंजोफेनोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका होता है C3H10O, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर बेंजोफेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस सोडियम का जो प्रयोग है खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का सोडियम नमक है जिसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षक और अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। ये C6H5COONA सूत्र के साथ एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन के रूप में क्या होता है, प्रकट करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिपीटेड ही प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आपका हुएनसांग है, ठीक है, हुएनसांग है वो दोस्तों आपका किसके दरबार में या किसके शासन काल में आपका आया था, तो हुएनसांग जो कि आपका भारत आया था ये दोस्तों आपका 14 तारीख को भी पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका किसके काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में दोस्तों आपका ये भारत आया था। ये आया था 630 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था, तो 630 ईस्वी में आया था और 15 साल तक ये आपका यहाँ पर क्या किया था, निवास किया था, ठीक है। ये दोस्तों आपका कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग एक आपका और है जो कि फाहियान है। ये दोस्तों आपका कब आया था, ये दोस्तों आपका आया था भारत की यात्रा करने वाला ये पहला चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ये दोस्तों आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके काल में ये आपका क्या किया था, भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग इटसिंग का, ठीक है। इटसिंग कब आपका आया था, ये भी आपका चीनी यात्री था, जो कि दोस्तों आपका कब आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इटसिंग किसके काल में आपका है, जो कि भारत है, जो कि आपका आया था, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 में भौतिकी में नोबेल जो प्राइज है वो आपका किस खोज के लिए दिया गया था। इन दोनों का नाम दिया गया था विलियम ब्रैडफोर्ड का और आपका जॉर्ज बार्डिन का और शॉकले का, ठीक है। इन दोनों का नाम दिया गया था और पूछा गया था इन दोनों को किस काम के लिए या किस खोज के लिए 1956 का नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया है, ठीक है। तो 1956 का जो नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स में, ठीक है, भौतिकी में संयुक्त रूप से विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले को दिया गया है, जॉन बार्डिन को दिया गया है, वाल्टर हाउस्टर ब्रेटिन को दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, तो अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की उनकी खोज के लिए दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपका जो जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। कौन, जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें भौतिकी में 1972 में भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जो कि आपका संयुक्त रूप से ही दिया गया था। जॉन बार्डिन को दिया गया था, लियोन नील को दिया गया था, जॉन रॉबर्ट स्ट्राइफर को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो सुपर कंडक्टिविटी के उनके संयुक्त रूप से विकसित सिद्धांत, जिसे आमतौर पर विशेष सिद्धांत कहा जाता है, उसके लिए प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमवीर और अशोक चक्र है जो कि किस दिन दिया जाता है, तो ये दोस्तों आपका 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर है, जो कि आपका परमवीर चक्र और अशोक चक्र दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि परमवीर चक्र है क्या। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस, असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसके अलावा अशोक चक्र की बात करेंगे तो अशोक चक्र इस पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 4 जनवरी 1952 को हुआ था और 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल दिया गया था। यह पदक अदम्य साहस तथा जवानजी अथवा बहादुरी के बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने को सम्मानित के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, हरा शैवाल का नाम दिया गया था। हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा और नीला शैवाल दिया गया था और आपको मिलान करने के लिए दिया गया था। तो जो आपका हरा जो शैवाल है उसको दोस्तों आपका क्लोरोफाइसी में आपका मिलान करना था, भूरा शैवाल को फियोफासी में निर्माण करना था और लाल शैवाल को आपका रेडोफाइसी में क्या करना था, मिलान करना था और नीला शैवाल को आपका साइनोबैक्टीरिया में आपको क्या करना था, मिलान करना था। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2022 में गुरु नानक की किस जयंती के प्रकाश पर्व में मोदी जी गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 553वीं जयंती आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550, 532, 540, 553 जो कि आपके उत्तर ऑप्शन में दिया गया था, तो आपका राइट आंसर 553 हो जाएगा। 8 नवंबर 2022 को इनका गुरु नानक जयंती बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाना साहेब जो कि किस मराठा शासक के पुत्र थे। तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब जिनका जो जन्म है 1824 में धोनू पंत के रूप में हुआ था, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनके राज पर तीसरे मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ठीक है, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत की बता दें कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को लोन भी उपलब्ध है जो कि करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है। तो प्रायद्वीपीय भाग की जो अपवाह तंत्र में जो नदियाँ आती हैं, एक आपका महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा आती है और कावेरी आती है, जो कि आपका पूरब की ओर बहती है अथवा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये जो नदियाँ हैं अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य है जो कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपका किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये मौलिक जो कर्तव्य है आपका जोड़ा कब गया था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1900 आपका 42वां संविधान संशोधन 1900 आपका 76 हुआ था, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1976 में जब आपका मौलिक कर्तव्य है जो कि जोड़ा गया था, उस समय मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी 10 थी और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत का बाल लिंगानुपात है जो कि आपका कितना है। तो भारत की बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसका आपका राइट आंसर 999 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाल लिंगानुपात का कि यह होता क्या है। तो बाल लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में आपका परिभाषित किया जाता है। किसको, बाल लिंगानुपात को। लेकिन ध्यान रहे कि यह आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों या बच्चियों के लिए यही किया जाता है। लेकिन लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात आपका 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, लेकिन बाल लिंगानुपात आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चे को ही आपका गिनती करता है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है यानी 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है यानी कि 834 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, ऑप्शन में किस प्रकार दिया गया था आप लोग बताइएगा। भारत और बांग्लादेश अक्टूबर नवंबर 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की क्या करेगा, सह मेजबानी करेगा। भारत और श्रीलंका फरवरी 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की भी सह मेजबानी करेगा। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भारत 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी भी अकेले मेजबानी करेगा और 2023 का जो वर्ल्ड कप आपका हो रहा है पुरुषों वाला, उसका भी मेजबानी कौन कर रहा है, तो भारत ही अकेला कर रहा है, जो कि आपका 5 अक्टूबर से शुरू हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गहन कृषि का मतलब क्या होता है। तो गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिससे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग है जो कि किया जाता है। ऑप्शन आपका किस प्रकार दिया गया था, ऑप्शन का लैंग्वेज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला समाचार पत्र जो कि किसने प्रकाशित किया था। तो भारत का जो पहला जो समाचार पत्र है वो दोस्तों आपका उसका निकालने का जो श्रेय है ये आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की को दिया जाता है। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक अंग्रेज को प्राप्त है जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। लेकिन पूछ दिया जाए भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान में किस गुलाम ने सहयोग किया था। तो अलाउद्दीन
का जो देवगिरी अभियान था उसमें किस गुलाम ने सहयोग किया था, उसका सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका मलिक काफूर हो जाएगा। इस अभियान में आपका अलाउद्दीन का एक गुलाम था मलिक काफूर, जो कि आपका सेना का नेतृत्व है जो कि किया था, एवं देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का भी पूरा सहयोग है जो कि किया था। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के फील्ड में कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट के फील्ड में दोस्तों आपका टोटल तो 3 अंपायर होते हैं, लेकिन फील्ड में आपका 2 अंपायर ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन सिंह ध्रुवे किस नृत्य शैली से संबंधित है जिन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैगा नृत्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैगा जो नृत्य है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिन्हें अर्जुन सिंह ध्रुव को पद्मश्री के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो ये दोस्तों आपका श्रीलंका भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समूह में नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो किसी समूह से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार है वो दोस्तों आपका बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्वों के परमाणु में कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षा की संख्या बढ़ने से परमाणु का क्या होता है? आकार भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है अपनी क्षारीय प्रतिक्रिया के द्वारा अमाशय से अम्लीय क्रिया के भोजन को तटस्थ कर देता है? तो इसका राइट आंसर आपका पित्तरस हो जाएगा, ठीक है। ये भोजन को क्षारीय बनाने में क्या करता है? तो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौड़ गीत है जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो बौड़ गीत की बात करेंगे तो बौड़ गीत आपका क्या है? तो एक वैष्णव भक्ति गीत है जो कि असम में लोकप्रिय है। जब असम में लोकप्रिय है तो असम का कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका सतरिया नृत्य है। तो बौड़ गीत भी आपका किससे संबंधित होगा? सतरिया शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित होगा। तो आपका राइट आंसर सतरिया हो जाएगा। बौड़ गीत का शाब्दिक अर्थ होता है आपका महान गीत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव के द्वारा रचित थे, जो कि ब्रजभोली भाषा में लिखा गया था। श्रीमंत शंकरदेव को आपका सतरिया नृत्य का क्या कहा जाता है? तो जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। सतरिया जो नृत्य उसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो दोस्तों आपका श्रीमंत शंकर देव को ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा का जो सूत्र होता है राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व प्राप्तियां इनटू कुल राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार राजस्व व्यय में राजस्व खाते पर योजना व्यय और गैर योजना व्यय दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन का लैंग्वेज क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में है जो कि जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या रहा? आज का प्रश्न रहा, जो कि आपके लगभग सभी प्रश्न जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ज़्यादा आपका क्या नहीं, जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं बताएं, क्योंकि प्रश्न का संख्या ज़्यादा था तो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स कम बताना पड़ा, नहीं तो समय आपका ज़्यादा है जो कि लग जाता, ठीक है। इसके अलावा 2 और प्रश्न मिले हैं जिसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया है, आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जो पहला जो क्वेश्चन आपका है कि सर्दियों में जो होता है हिमपात वो आपका कहाँ होता है? ऑप्शन में आपका दिया गया था कहाँ नहीं होता है। ऑप्शन में आपका शिमला दिया गया था, ऊटी दिया गया था, नैनीताल दिया गया था, श्रीनगर दिया गया था, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? मेरे ख्याल से तो श्रीनगर में आपका हिमपात होता है, नैनीताल में भी होता है, शिमला में भी होता है, तो शायद आपका ऊटी आपका राइट आंसर हो सकता है शायद में, लेकिन आप लोग एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा मंत्रालय के समग्र योजना के अनुसार स्कूल और छात्रावास का जो नाम है वो आपका क्या रखा जाएगा? तो इसका भी आंसर जो कि मिल नहीं पाया है कि इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा समग्र योजना की हम लोग जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है, जो कि प्री स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक राज्यों को सहायता प्रदान करता है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत ये आपका योजना है जो कि आपका चलाया गया है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आपका जरूर बताइएगा, ठीक है। पूछा गया था
कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन के अनुसार बताइएगा कि आपके ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था या कुचिपुड़ी दिया गया था। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में क्या दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा भी है, ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, ए पैशन फॉर डांस क्या है, तो इनकी एक आत्मकथा का नाम है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चंगाई जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। चंगाई नृत्य में आपका जो ऑप्शन दिया गया था पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों का दिया गया था, जैसे कि नागालैंड दिया गया था, मणिपुर, मिजोरम, असम दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। जो चंगाई जो नृत्य है आपका नागालैंड से संबंधित है। इसके अलावा नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्यों में बात करेंगे तो एक आपका मोदस, इसके अलावा एक आपका बास नृत्य, एक आपका अग्रिसुकुला, एक आपका तितली नृत्य, इसके अलावा अलियुत्तु, सद्दल, केकई, कुकी, लेसालतु, खम्बालिम, मयूर नृत्य, मोया, नासो, रेंगमा, चेचा, कुकी, कुचो, संकराई, ये सभी जो नृत्य दोस्तों आपका कहाँ से संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। जेलियांग जो नृत्य है दोस्तों ये भी आपका कहाँ से, नागालैंड से ही संबंधित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर आपका सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है उसका फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में अंतर क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय हम लोग इस पर देते हैं, बात कर लेते हैं कि आपका जो फ्री पीडीएफ है पेड पीडीएफ में अंतर क्या है। तो फ्री जो पीडीएफ है दोस्तों आपको कहाँ दिया जाता है, तो ये दोस्तों आपका पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। पेड पीडीएफ की बात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों एक आपका प्राइवेट पीडीएफ बनाया जाता है। ठीक, प्राइवेट ग्रुप बनाया जाता है, उसमें आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फ्री पीडीएफ दोस्तों आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, पेड पीडीएफ का दोस्तों शुल्क है जो कि मात्र 25 रुपीज़ है। ठीक है, इसके अलावा फ्री पीडीएफ दोस्तों आपको डेली दिया जाता है, डेली शिफ्टों का, रात को 9 बजे के बाद आपको डेली सब एक शिफ्ट का आपको, मतलब आज 17 तारीख है तो 17 जुलाई का आपको जो पीडीएफ है आपको रात को दे दिया जाएगा। लेकिन पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको क्या होगा कि आपको जितना दिन आपका एग्जाम चलेगा सब दिन आपका पीडीएफ जो कि अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, एक पीडीएफ ही आपका रहेगा, मान लीजिए कि 14 और 17 को आपका एग्जाम हुआ है तो 14-17 का अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगा पेड ग्रुप में। इसके अलावा फ्री मेला में सिर्फ आज का मिलेगा, बाकी 14 तारीख वाला पहले आपको डाल दिया गया है तो आप लोग को वहाँ से जाके खोजना पड़ेगा। इसके अलावा फ्री पीडीएफ की बात करेंगे तो फ्री पीडीएफ दोस्तों आपका जो वीडियो रहता है उसका ही पीडीएफ रहता है। ठीक है, उसी का पीडीएफ आपको दिया जाता है। लेकिन पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको अलग से एक्स्ट्रा से क्वेश्चन को ऐड किया जाता है, उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ऐड किया जाता है, तब आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में आपका अंतर है। अगर आप भी पेड पीडीएफ के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग जो आ जाइएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग यहाँ पर है सेव कर लीजिएगा, और बाकी और भी जानकारी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है 9973741666 है। ठीक है, तो यही फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ में अंतर है। फ्री पीडीएफ से भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको आवश्यकता है तो ही पेड लीजिएगा, पहले ही हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको पूछा गया था कि संघ की जो कार्यपालिका है वो किस भाग में है। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका है दोस्तों आपका भाग 5 में है, ऑप्शन में भाग 5 आपका दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भाग 5 हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा भारतीय संविधान में टोटल कितना भाग है, बता दीजिए। तो आप लोग बताइएगा सर 22 भाग है। तो 22 भागों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं है। कौन कौन से भाग पढ़ने की ज़रूरत है, तो 1 से लेकर 5 तक पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 5 तक कौन कौन से भाग है किस अनुच्छेद से संबंधित है उसको एक नज़र देख लेते हैं। जिनको जरूरत है वही देखिएगा, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। भाग 1 में दोस्तों आपका आता है संघ और उसका क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है, आपका 14 जुलाई को एग्जाम में ये पूछा गया था। 5 से 11 आपका अनुच्छेद आता है, नागरिकता का अनुच्छेद पूछा गया था। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। भाग 4 में आपका DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व आता है, जो कि अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक में वर्णित है। भाग 4 का A आपका मूल कर्तव्य आता है, जो कि 51A अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा जो भाग 5 है वो दोस्तों आपका 52 से 51 तक 52 से 151 के अंतर्गत आता है। संघ की कार्यपालिका यही आज पूछा गया था। इसके अलावा भाग 6 से आपका राज्य की कार्यपालिका, जो कि 152 से 237 के अंतर्गत आता है। पीडीएफ में
पूरे 2200 को शामिल कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अभी हम बताएंगे तो पूरा जो समय है आपका इसी में चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा संघ का जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो उसका प्रमुख आपका कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग को मालूम होगा। लेकिन जब वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो ये दोस्तों आपका कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार आपका एशियन गेम है जो कि होस्ट किया है। तो एशियन गेम्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बार है वो होस्ट किया है दोस्तों आपका थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में यह आपका 4 बार आयोजित हो चुका है। वो ईयर कौन कौन सा था चारों बार का, तो 1966 था, 1970 था, 1978 था, 1998 था, ठीक है। ये 4 साल आपका जो राजधानी है बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है वो दोस्तों आपका होस्ट किया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। इसके अलावा पहला जो एशियाई खेल हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था, तो उसका मेजबानी आपका भारत ही किया था। भारत तो किया था, लेकिन भारत ने कब किया था, तो 1951 में किया था पहली एशियाई खेल की मेजबानी। इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 की मेजबानी की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका कहाँ हुआ है, तो चीन के हांगझोउ शहर में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है, तो चीन के हांगझोउ शहर में हुआ है। और एशियन गेम्स 2022 है जो कि आपका केवां संस्करण है, तो ये दोस्तों आपका 19वां संस्करण है। 19वां संस्करण में 4 संस्करण तो आपका थाईलैंड ने ही होस्ट किया है, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड के बाद जो आपका सेकंड स्थान पर आता है वो आपका दक्षिण कोरिया आता है जो कि एशियन गेम्स को 3 बार होस्ट किया है, 1986 में, 2002 में और 2014 में। इसके अलावा होंगजाओ चीन की बात कर लेते हैं। तो होंगजाओ अगर 2022 में आपका किया है तो ये भी आपका तीसरी बार आपका मेजबानी करेगा। इससे पहले 1990, 2010 में कर चुका है। अब बात कर लेते हैं अपना देश भारत की कि भारत कितना बार आपका आयोजन किया है, तो भारत 2 बार। एक बार तो 1951 में जब पहला एशियन गेम्स हुआ था उसमें किया था, और दूसरा बार 1982 में किया था, ठीक है। तो भारत ने अब तक 2 बार है जो कि एशियन गेम्स का जो मेजबानी है जो कि किया है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो आपका किसने जीता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में वो दोस्तों आपका चाइना ने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, चाइना हो जाएगा। चाइना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कितना मेडल जीता है, तो टोटल 207 मेडल चाइना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है। स्वर्ण की बात करेंगे तो 96 स्वर्ण, रजत की बात करेंगे 160 और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य की बात करेंगे तो 51। सेकेंड स्थान पे दोस्तों आपका ब्रिटेन है जो कि आपका 124 मेडल जीता है, जिसमें स्वर्ण आपका 41 था, ब्रिटेन था। इसके अलावा अमेरिका की बात करेंगे तो 104 मेडल जीता है, जिसमें स्वर्ण आपका 37 था। नीदरलैंड की बात करेंगे तो 25 स्वर्ण के साथ 5वां स्थान पे 59 पदक के साथ। रूस की बात करेंगे तो 118 पदक जीता है 36 स्वर्ण के साथ, ठीक है। इसको 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत ने टोटल कितना मेडल जीता है, तो 5, 6, 11, 8, 19 मेडल जीता है। स्वर्ण कितना मेडल जीता है, तो स्वर्ण आपका 5 जीता है, 8 रजत जीता है और 6 कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा बात करेंगे पैरा ओलंपिक का कि भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया था, जो कि क्वेश्चन आपका 14 जुलाई को ये क्वेश्चन आपका बना था। तो 14 जुलाई को ये क्वेश्चन बन चुका है। तो भारत ने पहली बार जो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था वो वर्ष था आपका 1978 का। तो 1978 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2022 का जो आपका 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था वो दोस्तों आपका 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था। इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स में 5 नए देश शामिल हुए थे। वो देश कौन कौन से थे, एक तो हमारा पड़ोसी देश भूटान था, मालदीव था, ग्रेनाडा था, पराग्वे था, सेंट विसेंट था और आपका ग्रेनाडिनेस था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि टोक्यो 2020 का पैरा ओलंपिक गेम्स का शुभंकर क्या था, तो शुभंकर दोस्तों आपका सोमैटी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित राम नारायण है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सारंगी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 14 जुलाई का एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा जा चुका है। तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंगी की बात करेंगे तो इनके अलावा और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, तो गुलाम अली शबीर खान है, सोहाली यूसुफ खान है, सुल्तान खान है, उस्ताद विंदा खान है, ठीक है। इसके अलावा बीना से बात करेंगे तो KR कुमार स्वामी अय्यर है, दोराई स्वामी अयंगर है। सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरिशंकर भट्टाचार्य, विलायत खां, ये सभी आपका सितार से संबंधित है। इसके अलावा बांसुरी से हम लोग देख लेते हैं तो TR महालिंगम, हरिप्रसाद सुरसिया, पन्ना लाल घोष आपका बांसुरी से संबंधित है। एक आपका सरोज से देख लीजिए जो कि
आपका आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था। तो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जरीन एस शर्मा, सरन रानी, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, ये दोस्तों आपका आज के फर्स्ट में पूछा गया था अमजद अली खान का। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी को भी देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे PDF कोर्स में दिया जाता है, लेकिन अगर आप पेड PDF में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आपका पेड PDF लिखकर या पेड ग्रुप लिखकर कमेंट मैसेज को छोड़ दीजिएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि PM जो डिवाइन जो योजना है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिला था। तो PM जो डिवाइन योजना है दोस्तों, ये आपका बता दें आपका पूर्वोत्तर भारत से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित आपका ये योजना है। शायद आपका राज्य का नाम दिया गया था कि नहीं दिया गया था, पता नहीं। PM डिवाइन का जो अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है। इसके अलावा इस योजना का जो उद्देश्य है मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बैम्बू लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान करना है। तो अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि PM डिवाइन योजना से जो सबसे लाभान्वित जो राज्य होगा वो आपका क्या होगा, तो मिजोरम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में सम जो हर्ता होता है उनका जो शब्द प्रयोग में से निम्नलिखित किस लिए किया जाता है। तो आपका रेवेन्यू कलेक्टर होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करता है, या कलेक्टर जनरल ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है जो कि किसे दिया गया है। ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, ये प्रश्न क्या पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों आपका बता रहे थे स्टूडेंट की आपका ताहिला मैकग्रा थे। ठीक है, कौन थे, ताहिला मैकग्रा थे। तो ताहिला जो मैकग्रा है इसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तो ये खिलाड़ी हैं, इनको ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया था। ठीक है, तो क्या आपका ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 ही पूछा गया था। अगर हाँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको प्रमाणित कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपको मालूम होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जब ये मौलिक अधिकार में था तो आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, लेकिन जब ये कानूनी अधिकार में गया तो ये आपका आर्टिकल 300 के क में चला गया। इसके अलावा 300 के क बाद बोलिए या अंग्रेजी में ए बोलिए। ठीक है, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आपका हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था, तो आपका मौलिक अधिकार था। आप लोगों को मालूम होगा जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन जब ये हट गया तो जो वर्तमान में मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो आपका 6 है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में है। पाठ की बात करेंगे यानी कि भाग की, तो भाग 3 में वर्णित है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका था कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो पहली बात तो बक्सर की जो लड़ाई है आपका कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इसका राइट आंसर आपका हेक्टर मुनरो हो जाएगा। इसके अलावा किसके किसके बीच हुआ था, तो एक तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, एक तरफ आपका संयुक्त सेना था। संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो पहला तो आपका था शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, एक था आपका शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एक आपका था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। इन तीनों की संयुक्त सेना के साथ आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, बक्सर का लड़ाई हुआ था। फिर भी आपका ये जो संयुक्त सेना था वो आपका हार गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि जीत गया था। लड़ाई के बाद आपका कंपनी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा उद्दौला, ठीक है, शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि आपका मुगल सम्राट था, उसके साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा एक और युद्ध आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। ये आपका कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रोपेन का जो रासायनिक नाम आपका क्या होता है। प्रोपेन पूछा गया था या प्रोपेन पूछा गया था, मेरे ख्याल से आपका
प्रोपीन पूछा गया था, PROPENE, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों आपका C3H6 होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह क्या है, तो एक असंतृप्त कार्बन यौगिक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो हम लोग क्या मापने के लिए करते हैं। तो सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की प्रपटी में अचानक कंपन या झटके आना ही क्या कहलाती है, तो भूकंप है जो कि कहलाती है। इसके अलावा कुछ और यंत्र है जैसे कि अमीटर हो गया, तो मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो विद्युत धारा नापते हैं। ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं, तो रक्त का ग्लूकोज यानी कि मधुमेह को नापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं। पाराबैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ओडोमीटर से दोस्तों आपका यात्रा की दूरी को मापते हैं। पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। थर्मामीटर से हम लोग तापमान को मापते हैं। जाइमोमीटर से हम लोग किन्वेन को मापते हैं। और वाल्टमीटर से हम लोग दोस्तों विद्युत विभव यानी कि वोल्टेज को नापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंग्लिश में, इंडोल्ट का एंटोनिम्स क्या होता है। तो इंडोल्ट के एंटोनिम्स में दोस्तों आपका क्या क्या हो जाएगा। इससे पहले इंडोल्ट का जो अर्थ होता है आपका होता है आलसी, ठीक है। आलसी तो अर्थ होता है, लेकिन इसको एंटोनिम्स में क्या क्या होता है, तो इंडस्ट्रियस होता है, एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, डिलीजेंट होता है, बिजी होता है, इंट्रोस्टिक्ट होता है, हार्ड वर्किंग होता है, ब्रिक्स होता है, विजुअल्स होता है, इंटरप्राइजिंग होता है, ठीक है। इनमें से ही एक ऑप्शन आपके क्या मिलेगा, स्क्रीन पर दिया गया होगा, उसी को आपको क्लिक करना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ट्रेटर का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ट्रेटर के सिनोनिम्स में दोस्तों आपका होता है लॉयलिस्ट, पैट्रियट, डिफेंडर, सपोर्टर, नेशनलिस्ट, जिंगो, आपका जिग्नोइस्ट, प्रेडिटर्स, स्टेट पर्सन। ट्रेटर का जो अर्थ होता है गद्दार या आपका देशद्रोही होता है, ठीक है। तो इसका आपका क्या पूछा गया था, एंटोनिम से दो की दोस्तों आपका पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्तों आपका पूछा गया था, ये इसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका क्या था, थोड़ा सा आपको दिक्कत था कि आपका वो पूछा गया था, ये आपका 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा गया था, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग भेजा गया है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट शायद होगा ही, बाकी आया होगा तो अच्छी बात है। 2023 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है दोस्तों, पहले तो मेल में बात करेंगे तो मेल में आपका भारत के खिलाड़ी हैं शुभमन गिल को दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था, शुभमन गिल को दिया गया था। वहीं पर फीमेल में बात करेंगे तो फोएब लिचफील्ड को दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। ये आपका 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का है, किसका है, तो जनवरी का है। इसके अलावा 2022 का जनवरी में दोस्तों आपको किसे दिया गया था, प्लेयर ऑफ द मंथ हीदर नाइट को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी थी फीमेल में। 2022 की जनवरी की बात करेंगे तो मेल में आपका साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को दिया गया था। बताइएगा आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्या आपका देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका करंट अफेयर से कि एक 7 जनवरी 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने एक डैश एडिशन का इनॉग्रेशन किया है। क्या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो आप लोग इसका लैंग्वेज सुधार कर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम पीडीएफ को क्या करेंगे, उसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये था कि दिल्ली सल्तनत के किस टैक्स का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर इफेक्ट पड़ा था। क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया था? अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इक्तेदारी चहलगानी ऑप्शन में इस प्रकार करके दिया गया था, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसको क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपका इससे संबंधित है जो कि क्या प्रश्न है जो कि पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। वो पूछा गया था कि ओडिशा में सबसे पहले जो पद्म पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है आपका चेंज हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ठीक है। शायद पूछा गया होगा कि इन्हें पद्म जो भूषण है उनका किस वर्ष मिला था, ठीक है। तो उसका आंसर आपका 1988 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूछा गया होगा कि ओडिशा में सबसे पहले पद्म पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा केलुचरण महापात्रा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ओडिसी एक शास्त्रीय डांस है, उसी से रिलेटेड ये आपके प्रमुख व्यक्ति हैं और उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले भी पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, 1966 में मिला है। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड 1974 में मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण मिला है आपका कब, 1988 में मिला है, ठीक है। तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है 4, भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण 3 तो इनको मिल चुका है, ठीक है। सबका ये याद रख लीजिएगा, कहानी पद्म भूषण पूछा था कब मिला है, तो 1988 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा जो एसएससी का जो क्यूज चलाया जाता है
CGL और CHSL के लिए प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से संचालित होता है। ये क्यूज दोस्तों आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। अगर इसमें अभी आप ज्वाइन करते हैं मात्र 49 रुपये में, तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक का क्यूज आपको पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। आप क्यूज को आसानी से घर बैठे दे सकते हैं। बाकी इसका PDF भी मिलता है क्यूज का, GK GS का, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेंगे, डिटेल सोल्यूशन भी रहता है। इसमें GS के 25, इंग्लिश के 25, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का क्यूज होता है रात को 9 बजे। ठीक है, अगर आप इसे परचेज करते हैं तो ये आपका वैलिड अगस्त 2023 तक रहेगा, यानी कि लास्ट अगस्त तक। ये पुनः 30 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न को देखने को मिलता है। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो आगे जो अगला जो प्रश्न सबसे पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां। ठीक है, उस्ताद अमजद जो अली खां है उनका जो संबंध है किस वाद्ययंत्र के लिए वो प्रख्यात व्यक्ति है। ठीक है, तो देखिए उस्ताद जो अमजद अली खां है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोद वादक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, सरोद वादक हो जाएगा। सरोद वादक से संबंधित और कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खां हो गए। ठीक है, इसके अलावा बंधु अली खां, विश्वजीत राय, जरीन दारूवाला। ठीक है, ये सभी जो व्यक्ति हैं आपके सरोद वादक ही सरोद से ही संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा उस्ताद अमजद अली खां को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण इनको कब दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2001 हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा 1975 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है 1975 में। 1991 में आपका पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। इनको भी तीनों आपका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न छोड़कर आपका इनको भी मिला है। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खां को, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्की अभिलेख आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मास्की जो अभिलेख है वो दोस्तों आपका मास्की अभिलेख भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगर कर्नाटक के जिला का भी नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कर्नाटक के जिला का नाम आपका रायचूर हो जाएगा। ठीक है, रायचूर जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, तो रायचूर कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये मस्की नदी के तट पर स्थित है, जो कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा 1915 में सी बोर्डेन द्वारा सम्राट अशोक की एक लघु शिलालेख की खोज के साथ यह स्थल प्रमुखता में आया था। ठीक है, ये मास्की अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका अशोक से संबंधित है। अशोक कौन है, तो ये आपका मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, कहाँ का, मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आप लोग को मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश का आपका स्थापना किया था। चंद्रगुप्त के बाद आपका इसका बेटा आता है, बेटा के बाद अशोक आता है। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अशोक आता है। ठीक है, इसके अलावा अशोक से संबंधित और कुछ प्रमुख आपके अभिलेख हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक नजर इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आपका अभिलेख है शाहबाजगढ़ी। ठीक है, ये अभिलेख आपका पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। मानसेहरा अभिलेख ये दोस्तों आपका हजारा पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका एक है कालसी अभिलेख जो कि याद रखिएगा, ये पड़ता है आपका देहरादून उत्तराखंड में। एक आपका गिरनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरनार पर्वत भी है। गिरनार जो अभिलेख है आपका जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। धौली एक अभिलेख है जो कि पूरी ओडिशा में पड़ता है। और जौगढ़ अभिलेख आपका गंजाम जिला है उड़ीसा का, वहीं पड़ता है। सोपारा अभिलेख, ठीक है, ये आपका थाने महाराष्ट्र में पड़ता है। थाने से दोस्तों आपको एक याद रखना है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका थाने का ही है। ठीक है, थाने का ही है जिला में। ठीक है, इसके अलावा एरगुड़ी अभिलेख आपका कहाँ है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख जो कि आज पूछा गया था, ये आपका रायचूर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी ये दोस्तों आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। भ्राम्बू अभिलेख आपका बैराट राजस्थान में पड़ता है। अहरौरा अभिलेख मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। जटिंग रामेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। सासाराम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार में पड़ता है। राजू लम्मनगिरी ये दोस्तों आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गोवी मठ आपका मैसूर कर्नाटक में। सोरोमोर आपका मध्य प्रदेश में। निट्टूर आपका कर्नाटक। उदय गोलम आपका बेलारी कर्नाटक। सनाती आपका कर्नाटक। ठीक है, एक नजर इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम जाने से पहले एक नजर इसको आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कुमायूं हिमालय सतलज और किस नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, सतलज और किस नदी के बीच में स्थित है, एक नदी का नाम दिया गया था, एक नदी का नाम आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। ठीक है, कुमायूं जो हिमालय दोस्तों आपका काली नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 4 प्रकार का आपका हिमालय है। एक आपका पंजाब हिमालय हो गया, एक आपका कुमायूं हिमालय हो गया। कुमायूं हिमालय हो गया ये दोस्तों आपका स्थित कहाँ है, तो आपका सतलज और काली नदी के बीच में है। एक है आपका नेपाल हिमालय, एक है आपका असम हिमालय। ठीक है, इन सभी हिमालयों से जो प्रश्न आपके आते हैं, तो इन सभी हिमालयों को एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से नदियों के बीच में आपका यह हिमालय है जो कि पड़ता है। तो ठीक है, तो देखिए पहला है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ पड़ता है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। ठीक है, पंजाब हिमालय पड़ता कहाँ है, तो सिंधु। ठीक है, सिंधु और आपका सतलज नदी के बीच में। ठीक है, ये आपका पंजाब हिमालय पड़ता है। इसके अलावा आपका
नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ पड़ता है? तो नेपाल हिमालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये दोस्तों काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। ये आपका काली हो गया, ये आपका तीस्ता नदी हो गया, ये दोनों के बीच में आपका कौन सा हिमालय पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। अगला है आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ पड़ता है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच दोस्तों आपका असम हिमालय पड़ता है। तो असम हिमालय आपका ये हो गया, ये आपका तीस्ता नदी हो गया, इधर कहीं आपका दिहांग हिमालय होगा, उसके बीच में दोस्तों आपका असम हिमालय है जो कि पड़ता है। अगला है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बीच में हम लोग बात कर लिए कि यह कहाँ पड़ता है? सतलुज और काली नदी के बीच में पड़ता है। तो आपको एक नदी इसको याद रखना है, नहीं तो ये आपका जो फिगर है इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि कुमारी अंचल, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कुमारी अंचल नहीं, अंचला ठाकुर एक है, ठीक है, इसका आपका आया था, नाम आपका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंचला ठाकुर आपका एक है जो कि स्कीइंग से संबंधित आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं। अंचला ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी और 21 साल की अंचला ने तुर्की में आयोजित स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक है जो कि जीता था, ठीक है। तो स्कीइंग इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत है जो कि किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है उसकी शुरुआत आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में होता है। कौन सी योजना में होता? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक है आपका जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कब हुआ था, तो इसकी स्थापना, इसकी जो योजना की शुरुआत है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। कौन सी योजना का? जवाहर रोजगार योजना का। अगर डेट भी पूछ दिया जाए तो 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम की योजना के लिए शुरुआत की गई थी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चला था। इसको एक नजर देख लेते हैं कब से कब तक चला था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना संबंधित आपका जो प्रश्न अब आपका शामिल कर दिया गया है, तो हो सके तो इससे भी प्रश्न आपको देखे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत है पहला तो आपका कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, 5 वर्षों तक चला था, 1956 तक चला था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका कब चला था? जब फर्स्ट वाला खत्म होगा तो दूसरी वाला आपका चालू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1956 से 1961 में चलेगा, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से चलेगा और 1966 तक चलेगा, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना चलता है। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका एक प्लान हॉलीडे आता है, ठीक है, 3 साल के लिए चलता है प्लान हॉलीडे, ये आपका 1966 से 1969 तक चलता है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना आता है वो दोस्तों आपका 1969 से 1974 तक चलता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछ दिया जा सकता है कि प्लान जो हॉलीडे है किस दो पंचवर्षीय योजना के बीच में चला था, तो तीसरी और चौथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब तक चला था? तो 1974 से 1989 ईस्वी तक चला था। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक आपका आता है अनवरत योजना, रोलिंग योजना, ठीक है, ये आपका 1978 से 1989 तक 1 साल के लिए आता है। इसके अलावा 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1980 से 1985 तक चलता है। इसके अलावा आपका आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1985 से 1990 तक चलता है। इसके अलावा आता है ईयरली योजना यानी कि वार्षिक योजना है जो कि आपका 1990 से 91 से 92 चलता है। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों आपका आज आया था 1992 से 1997 तक चलता है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत है जो कि हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1997 से 2002 तक चलता है। 10वीं आपका 2002 से 2007 तक चलता है। 11वीं आपका 2007 से 2012 तक चलता है और लास्ट आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है 12वीं जो कि आपका 2012 से 2017 तक चलता है, ठीक है। तो 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, 2017 तक आपका ये चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका दल खाई जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो दल खाई जो नृत्य आपका हो जाएगा उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। दल खाई जो नृत्य दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है। इस नृत्य में आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुआ है और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे पारंपरिक लोक नृत्य रूप में से एक है। इसके अलावा ओडिशा से संबंधित कुछ और अन्य प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो एक आपका है ओडिसी नृत्य जो कि हालांकि शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका आता है छऊ नृत्य। इसके अलावा एक चैती घोड़ा दंदा नाटा। इसके अलावा मेधा नाच, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी नृत्य आपका कहाँ से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पैरा ओलंपिक का आयोजन है जो कि कौन सा देश अभी तक नहीं किया है, मतलब कभी अभी तक किया ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका भारत हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे फिर आपको कॉमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं तो पीडीएफ में इसको बता देंगे, लेकिन आप लोग कंफर्म होंगे तो आप लोग जरूर इसका आंसर जो कि कॉमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपका भारत ही है जो कि अभी तक पैरा ओलंपिक का आयोजन है जो कि किया नहीं है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9 का जो बी है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए संविधान का जो भाग 9 बी है वो दोस्तों आपका सहकारी समिति से संबंधित करता है। ठीक है, सहकारी समिति की व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सहकारी समिति हो जाएगा, भाग 9 बी से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 जेड एच है, 243 जेड टी तक क्या करता है, आपका सहकारी समिति की व्याख्या करता है। इसके अलावा संविधान का भाग 9A क्या है, तो भाग 9A क्या है, तो नगर पालिकाओं का वर्णन है। नगर पालिकाओं का वर्णन है कौन से अनुच्छेद तक है, 243P से 243J तक शामिल है। ठीक है, यह आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया था। नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो भाग 9A पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। 9B पूछा गया था तो ये आपका सहकारी समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 बार जो भारत आने वाला जो फ्रांसीसी यात्री है दोस्तों आपका जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है। ठीक है, जो कि फ्रांस का यात्री था, जो कि आपका 1630 से 1668 के बीच आपका 6 बार भारत का दौरा किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेवेनियर हो जाएगा। उन्हें 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। उनका जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक लिखी था। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि अकबर के समय में कौन सा पुर्तगाली यात्री 9 बार यात्रा किया था, तो इस प्रकार का कोई फैक्ट्स नहीं मिला है, लेकिन अकबर के समय एक पुर्तगाली यात्री आपका भारत में आया था, यात्रा किया था, वो था आपका फादर मोंसेराट। ठीक है, फादर मोंसेराट जो कि पुर्तगाली यात्री था, फादर एक्टिविटा के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। लेकिन आपका 6 बार वाला पूछा गया था कि कौन सा फ्रांसीसी यात्री भारत आया, तो ट्रेवेनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि फर्स्ट प्रारूप समिति कब पेश किया गया था, इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा गया था, क्लियर प्रश्न लेकिन मिल नहीं पाया है, लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट जाने, शायद आपको आंसर इसमें मिल ही जाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन समिति ने प्रारूप प्रस्तुत किया था, जो संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान निर्माण समिति बनी थी, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति ने अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों के समूह की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में संविधान की अंतिम रूपरेखा 26 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जिसमें उन्हें संविधान निर्माण का श्रेय B.R. अम्बेडकर को दिया था, और संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, तो ऊपर देखा हमने 7 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यरी, सत्यपाल मणिलाल मुन्नी, मोहम्मद सुदता, N. गोपाल स्वामी अयंगर, B. एल मित्र, दीपी खेतान, ये सभी अब क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुलिबल का एंटोनिम्स क्या होगा। ठीक है, गुलिबल का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। गुलिबल के एंटोनिम में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था, जो यही राइट आंसर है। इसके अलावा और भी क्रिटिकल, सस्पिशियस, मिस्टरफुल, ये सब दोस्तों आपका क्या है, तो आपका गुलिबल का ही एंटोनिम्स है, तो आपका काइनिकल ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, क्या ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि क्वेश्चन आपका 14 तारीख को भी पूछा गया था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है गुजरात में आपका हुआ था, गुजरात के 6 शहरों में। ठीक है, गुजरात में पहली बार आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। पहला स्थान पे आपका सर्विसेज, ठीक है, पहला स्थान पे आपका सर्विसेज था, दूसरा स्थान पे आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन है कहाँ से दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उनके न्यायाधीश के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संचित निधि हो जाएगा भारत का। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के जो वेतन भत्ते है वो दोस्तों आपका राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आपका जब सुप्रीम कोर्ट का पूछेगा तो आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, देखिए राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट का पेंशन दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया वेतन दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया, पेंशन कहाँ से दिया जाता है, तो ये आपका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ते आपका राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन की बात पूछेगा तो आपका भारत की संचित निधि से। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का वेतन भत्ते सभी आपका संचित निधि से ही दिया जाता है, वो भारत का ही। ठीक है, 2 तरह का संचित निधि होता है, भारत का अलग होता है, अपना अपना राज्य का अलग होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्फेगनोमीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे अक्सर ब्लड प्रेशर मीटर, ब्लड प्रेशर गेज या ब्लड प्रेशर मॉनिटर के रूप में जानते हैं। ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग
उपकरण है। ठीक है, तो ऑस्फैगोनोमीटर इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका क्लोरीन इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर लैंग्वेज इसका मिल नहीं पाया, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उसको हम एक बार लिखते हैं कि आपका दिया गया था केमिस्ट्री में दिया गया था कि 35 AMU। ठीक है, 35 AMU किस तत्व का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक शिक्षा पर जो जोर है किसे ने दिया था, तो लॉर्ड थॉमस मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट कह रहे थे कि थॉमस मैकाले ऑप्शन में शायद नहीं था, तो देख लीजिएगा क्या था। लॉर्ड थॉमस मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति में बहुत मुख्य बदलाव किया था, इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का जनक है जो कि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है किसका होता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, एबोनाइट, कॉपर, ग्लास, नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका एबोनाइट इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम्स ऑफ कॉन्सेंट क्या होता है, इस कॉन्सेंट का जो मीनिंग होता है आपका अनुमति होता है। सिनोनिम्स बात करेंगे तो एग्रीमेंट, असेंट, कंकरेंस, अकॉर्ड, परमिशन, लीव, सेनेशन, ऑथराइजेशन, ये सभी दोस्तों आपका कॉन्सेंट का क्या है, सिनोनिम से। तो इनमें से एक ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, उसी को आपको क्लिक करना था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज द इडियम रूल्ड आर द रोस्ट मीन। ठीक है, इसका आपका रूल द रोस्ट मीन का आपका इडियम पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बी द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजन इन ए ग्रुप, यानी कि वो व्यक्ति बनना है जो कि समूह में सभी निर्णय लेता है। इसका आपका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।